हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, मालवा की पठार को हमने कंप्लीट कर लिया था और आप जानते ही हैं कि हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मालवा के पठार तक कंप्लीट कर लिया था और अब आगे हमें रीवा पन्ना का पठार पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट और उत्तरी अक्षांश तक है तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह रीवा पन्ना का पठार स्थित है। रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। निर्माण की अगर बात करते हैं तो रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। संबंधित जिलों की अगर बात करें तो रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह इसके संबंधित जिले हैं। जलवायु की देखें तो जलवायु की अगर बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। वन की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि पाए जाते हैं। मिश्रित मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। नदी जो है टोंस, केन, बिहड़, महाना, बिछिया आदि हैं। और फसल देखें तो गेहूँ, चावल, तिल यहाँ मुख्य रूप से होता है। खनिज, और आप देख ही सकते हैं कि जो मैप दिया गया है यहाँ पर, उसमें रीवा पन्ना का पठार कहाँ स्थित है। जैसा कि आप ये मैप में देख ही रहे हैं कि ये जो है ये यहाँ रीवा पन्ना का पठार जो है स्थित है। अब खनिज की अगर बात करें तो यहाँ चूना, पत्थर, गेरू व हीरा मुख्य रूप से होता है। और विशेष अगर देखें तो इसे विंध्यान गगारी स्कार्पलैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुडविल है, जिसे सद्भावना चोटी भी कहा जाता है, जो कि 752 मीटर दम है और वह 752 मीटर की ऊंचाई है जिसकी, जो कि दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में जबेरा गुंबद जो कि दमोह जिले में स्थित है, जो कि रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। इस तरह हमारा रीवा पन्ना का पठार कंप्लीट हुआ। अब अगर हम नर्मदा घाटी की ओर बढ़ते हैं, नर्मदा घाटी को अगर हम देखते हैं तो इसकी स्थिति की अगर बात करें तो मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में यह स्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और क्षेत्रफल अगर देखें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का यह 26% है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने मालवा का पठार पढ़ा था और मालवा के पठार का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल 28% था और उसके बाद में इसका नर्मदा घाटी का जो प्रतिशत है 26% है। अगर निर्माण की बात करें तो इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। संबंधित जिले जो हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन है। जलवायु जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिक यहाँ पर गर्म होता है और शीत ऋतु में साधारण ठंडक होती है। इसका पूर्वी क्षेत्र जो है अधिक गर्म है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र जो है इसका पूर्वी क्षेत्र जो है अधिक ठंडा है व पश्चिमी क्षेत्र जो है अधिक गर्म होता है। वर्षा अगर देखें तो इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसतन वर्षा जो है 75 से 125 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और इसी तरह यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो नर्मदा घाटी यहाँ पर दी गई है ये, और इसमें ये दिया गया है कि जैसा आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः जो वर्षा होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। मतलब पश्चिम में कम होती है, पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है।
और इसमें जो जो नदियां हैं उसमें प्रमुख नर्मदा, तवा, हिरन, शेर, हथिनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो नर्मदा नदी है उसमें तवा और ये हथिनी, शेर और हिरण ये सारी नर्मदा नदी में आकर मिलने वाली नदियां हैं, जिसमें कुछ बाईं ओर से और कुछ दाईं ओर से आकर मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नर्मदा नदी के बाईं ओर से 22 नदियां आकर मिलती है, जिसमें से प्रमुख बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में तवा, शक्कर और दूधी है, जबकि दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में हिरन और हथिनी है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। वन जो है सागौन, साल, तेंदुपत्ता और बांस के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। मिट्टी की अगर बात करें तो नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं नर्मदा घाटी के ऊपर में मालवा का पठार स्थित है और मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, ये आप सभी को पता है। इसीलिए इसका कुछ भाग यहाँ नीचे नर्मदा घाटी के आसपास भी मिट्टी का कुछ भाग होता है। इसीलिए यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो गहरी काली मिट्टी, और जबकि इसके पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगर फसल की बात करते हैं तो काली मिट्टी में जो होता है कपास ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर भी कपास व मूंगफली अधिक मात्रा में होता है। और मध्य क्षेत्र में गेहूं तथा पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है। खनिज की बात करें तो चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि यहाँ पर होते हैं। और विशेष की अगर बात करें तो नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अधिक उत्पादन मूंगफली, कपास में होता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। अब इसी तरह हमारा नर्मदा घाटी जो है ख़त्म होता है और आगे हम पढ़ेंगे अब सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी आती है। पश्चिमी श्रेणी को हम राजपीपला भी कहते हैं और जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में है। और जबकि मध्य श्रेणी का जो मध्य श्रेणी है उसे महादेव श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। और जो पूर्वी श्रेणी है उसे मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है। इसकी स्थिति की अगर बात करें तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। जो दक्षिण भाग है मध्य प्रदेश का, वहाँ जो पूरे एरिया में सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। इसका विस्तार 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का लगभग 11% क्षेत्रफल यह कवर करता है। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडा। और निर्माण अगर देखें तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। प्रमुख जिले जो देखें तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी हैं। वर्षा की अगर बात करें तो पश्चिमी भाग जो है इसका उसमें लगभग 75 सेंटीमीटर, जबकि पूर्वी भाग जो है इसका उसमें 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नदियां जो हैं इसकी प्रमुख नदियों की अगर बात करते हैं तो ताप्ती, बेनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा और बावनथड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं और इसमें से शक्कर और दूधी जो है वो नर्मदा में जाकर मिलने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। और बाकी जो नदियां हैं वे हम जानते ही हैं दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जैसे ताप्ती बैतूल से निकलती है। चूँकि सतपुड़ा मैकल श्रेणी पूरा दक्षिण का एरिया है, इसीलिए ये नदियाँ भी यहाँ पर अपना एरिया कवर करती हैं। मिट्टी की बात करें तो इस क्षेत्र में छिछली, काली व लेटेराइट मिट्टी की अधिकता होती है। अब आगे हम अगर पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार को देखते हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं बघेलखंड का पठार दिया गया है कि ये कहाँ स्थित है।
अब अगर इसकी स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में यह स्थित है। वह इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांत तक स्थित है। क्षेत्रफल इसका जो है लगभग 7% है। इसका निर्माण जो है अर्ध महाकल्प के शैल समूहों से हुआ है। इसके संबंधित जिले जो हैं सिंगरौली, सीधी, रीवा और शहडोल हैं। और जलवायु जो है इसकी ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म व शीत ऋतु में यह अधिक ठंडा होता है। वर्षा अगर देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है इसी क्षेत्र में होती है। यहाँ लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है कौन सा है, यही है जिसमें 125 से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है। अब नदियाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सोन, जोगिला, बनास, गोपत आदि नदियाँ होती हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब हमने जो ऊपर सारे पठार पढ़े उनका प्राकृतिक विभाजन एक रिवीजन के तौर पे यहाँ नीचे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यहाँ मालवा के पठार का है, उसके बाद में उससे कम नर्मदा घाटी का है, उसके बाद में देख ही सकते हैं कि मालवा के पठार का क्षेत्रफल जो है 28% दिया गया है। मध्य भारत का पठार जो है उसका 10.68% दिया गया है। बुंदेलखंड का पठार 7.7%, रीवा पन्ना का पठार 10.36 और नर्मदा घाटी का 26%, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का 11% और बघेलखंड के पठार 7% है। आप ये क्षेत्रफल को आराम से यहाँ पर देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा एरिया है और किसका कम है। और अगर इनकी मिट्टी की बात करें तो मालवा के पठार में जो है मालवा में काली मिट्टी होती है, मध्य भारत में जलोढ़ कछारी मिट्टी होती है, बुंदेलखंड में जो है मिश्रित मिट्टी है और रीवा पन्ना में भी मिश्रित मिट्टी। नर्मदा घाटी में जलोढ़ और गहरी काली मिट्टी है, जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत लेटेराइट, छिछली और काली मिट्टी है। बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार अगर फसल की बात करें तो मालवा के पठार के अंतर्गत सोयाबीन पाई जाती है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत सरसों पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत गेहूं और तिल पाया जाता है और रीवा पन्ना में गेहूं और चावल, नर्मदा घाटी में गेहूं, दलहन, गन्ना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में मक्का और बघेलखंड में चावल। इसी प्रकार अगर नदियों की बात करते हैं तो मालवा में चंबल, माही, शिप्रा, पार्वती, मध्य भारत में चंबल, शीप और सिंध, बुंदेलखंड में केन, बेतवा, जामनी, रीवा पन्ना के पठार में केन और टोंस, नर्मदा घाटी में नर्मदा, तवा, सतपुड़ा में दूधी, देनवा, शक्कर, बघेलखंड में सोन और बीहड़। और अगर विशेष की बात करें तो जो मालवा का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार है और मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। रीवा पन्ना का जो पठार है उसमें जुबेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ही स्थित है। और नर्मदा घाटी जो है वो सबसे निचला प्राकृतिक स्थल है, जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। और बघेलखंड के पठार की अगर बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नर्मदा घाटी की बात करें तो ये सबसे निचला प्राकृतिक स्थल है, जबकि बघेलखंड के पठार की बात करेंगे तो प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये गोवा जाने के लिए अगर आपको प्लान सक्सेस करना है तो ये कुछ तथ्य आपको याद रखने होंगे, जैसा कि बुक में दिया गया है। प्रदेश शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द रिजियो से हुई है और भारत के प्रादेशिक विभाजन के प्रयत्न में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें डडले स्टैम्प और R.L. सिंह का विशेष योगदान है। चंबल का उप आंध्र प्रदेश को सामान्यतः मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। मध्य भारत पठार के पश्चिम की ओर बूंदी और करौली पहाड़ी या अरावली श्रेणियां इस प्रदेश की सीमा बनाते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा तथा झाबुआ क्षेत्र के संपूर्ण प्रदेश में
सूखे मानसूनी वन मिलते हैं, जबकि बघेलखंड में स्थित देवगढ़ का पठार, सरगुजा छत्तीसगढ़, सोन तथा महानदी का जल द्विभाजक है। कहने का मतलब देवगढ़ का पठार और जो है वो सोन तथा महानदी का जल द्विभाजक है। रीवा पन्ना का पठार का दूसरा नाम विंध्य का पठारी प्रदेश भी है। चीनी यात्री फाया ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कर्क रेखा मालवा के पठार को दो भागों में विभाजित करती है, जबकि सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी ने उत्खात स्थलाकृति बीहड़ का निर्माण किया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं गंगा नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में है। पन्ना के हीरे की खानें विजावर श्रेणी के अंतर्गत आती है। गुडविल चोटी या कालूमार चोटी जिला दमोह में स्थित है। इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। विंध्यन पर्वत श्रेणी राजस्थान मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में सासाराम बिहार तक फैली है। मध्य प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है और आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं उससे क्या प्राप्त किया जाता है? संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं और मझगवा पन्ना सतना में जो हीरे हैं वो मझगवा पन्ना सतना, हिनोता पन्ना एवं कोटारिया सतना, ये सभी जगह हीरे की खान है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतलप्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिसे टोर कहा जाता है। अब ये मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल और उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, एक तरफ प्राकृतिक क्षेत्र है, एक तरफ प्रमुख फसल है। बघेलखंड का पठार जिसमें चावल होता है, मालवा का पठार जिसमें सोयाबीन गेहूँ होता है, सतपुड़ा का पठार में मक्का, मध्य भारत के पठार में सरसों, बुंदेलखंड में गेहूँ और तिल और नर्मदा घाटी में गेहूँ, गन्ना और दाल हैं। अब आगे हम अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जिसमें मालवा का पठारी प्रदेश, विंध्य का पठारी प्रदेश, बुंदेलखंड प्रदेश, चंबल का उप आंध्र प्रदेश, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैक्कल प्रदेश, बघेलखंड प्रदेश। नियोजन प्रदेश के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन। नियोजन के आधार पर अगर हम देखते हैं तो प्रदेश को विभिन्न आर्थिक कार्य संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि के नियोजन के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें ग्वालियर एग्रो प्रदेश है, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी व दतिया आते हैं। दूसरा है इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश, जिसमें इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, झाबुआ, देवास आते हैं। और तीसरा है बुंदेलखंड तथा बघेलखंड प्रदेश, जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा आते हैं। भोपाल कैपिटल प्रदेश में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, राजगढ़, शाजापुर आते हैं। जबकि जो 5वां है जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश, इसमें जबलपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और मंडला आते हैं। नर्मदा घाटी प्रदेश की अगर बात करें तो नर्मदापुरम, खंडवा और खरगोन आता है। जबकि जो 7वें नंबर का है ये नर्मदा घाटी प्रदेश 6वें नंबर का था। 7वें नंबर का है छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश, जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और बालाघाट आता है। इस प्रकार हमारा जो भौतिक विभाजन था वो यहाँ कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला। तो बाय बाय।